Hey everyone, welcome to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So today I am with a video on CA Final Law. अब ऑडिट में मेरी एक स्विफ्ट रिविजन सीरीज चल रही है where I am revising all the chapters very speedily so that you can use it in your last month or last day even. और उसमें हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम स्टडी मटेरियल. सीए फाइनल लॉ में कोई रिवीजन वीडियो सच नहीं है, बट हाँ आई एम गोइंग टू कवर एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड टीवाई के क्वेश्चंस. क्योंकि होता क्या है, सीए फाइनल लॉ में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे दे आर कंफर्टेबल इन द रेफरेंस बुक्स, या फिर आई पर्सनली ऑल्सो एम रेफरिंग टू माई टीचर्स मटेरियल ओनली. ठीक है, तो उसी में ही हम लोगों का कंफर्ट बनता है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं आप एटलीस्ट वो तो कवर कर ही लो, राइट. तो इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस है ना उसका वीडियो बना दूंगी. सारे ही चैप्टर्स का मेरा टारगेट तो है फिलहाल, बाकी देखते हैं कितने हो पाते हैं. तो इसमें आप लोग क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल्स वगैरह मैं करने वाली हूँ तो आप ये देख लेना कि आपके क्वेश्चन बैंक जो आप प्रेफर कर रहे हो उसमें है या नहीं है, एंड इन केस नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारी बेसिकली जो पार्टीज हैं वो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट. तो एनसीएलटी का जो भी अपील है वो 45 डेज के अंदर अंदर जो है फाइल करना होता है, और 45 डेज में अगर नहीं कर पाए तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो जाता है 45 डेज का. ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चैप्टर पता हो, क्योंकि ये कोई रिविजन वीडियो नहीं है, बस मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बता रही हूँ सो दैट इसको क्वेश्चन में मैं यूज कर सकूँ. उसी तरह से अगर एनसीएलटी के खिलाफ भी अपील फाइल करनी है तो 60 डेज का आपके पास में टाइम होता है, और कॉन्डोनेशन इज अगेन पॉसिबल फॉर मोर 60 डेज सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करना है, लेकिन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. एक चीज आपको क्वेश्चंस में और देखने को मिलेगी कि जो भी क्या हो रहा है, जो भी अपील हो रही है, अगर वो जो ऑर्डर है वो अगर विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज है, आप तभी अपील फाइल कर रहे हो. इफ द ऑर्डर वॉज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, तो फिर कोई भी अपील फाइल नहीं हो सकती है. तो मेक श्योर करना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो मैं उसमें ये पॉइंट हाईलाइट कर दूंगी. एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, एक ऑर्डर एनसीएलटी ने चैलेंज किया है एनसीएलटी को, एबीसी ने बेसिकली क्या करा है, अपील करा है. ठीक है, एनसीएलटी के खिलाफ. तो उसने क्या करा है, 1 मंथ के अंदर अंदर अपील कर दी है. In the meantime, during the pendency of appeal, one of the party to NCLT suit notices mistake in the orders passed by NCLT. Accordingly, the party files an application against the mistake for its rectification before NCLT. So, as per सेक्शन नंबर 420 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द ट्रिब्यूनल में, अब देखो इसमें यहाँ से जो है आंसर स्टार्ट हुआ, इसमें हुआ क्या है, एक ऑर्डर हुआ था एनसीएलटी का, वो चैलेंज हुआ था एनसीएलटी में. ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर उस ऑर्डर के पास होने के वो चैलेंज हुआ था. इन द मीन टाइम हुआ क्या, जब ये पेंडेंसी चल रही थी, मतलब ये अपील चल रही थी, एक पार्टी जो थी एनसीएलटी की उसने नोटिस करा कि जो ऑर्डर है इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई जो एनसीएलटी का ऑर्डर है. अब क्योंकि अपील ऑलरेडी फाइल हो गई है तो आपको बताना है अकॉर्डिंगली जो पार्टी है उसने फाइल कर दिया अपील अगेंस्ट द मिस्टेक ऑफ रेक्टिफिकेशन बिफोर द एनसीएलटी. सो बेसिकली इस पार्टी ने अपील भी फाइल कर दी और इस पार्टी ने अमेंडमेंट के लिए भी बोल दिया एनसीएलटी को कि आपके ऑर्डर में ये मिस्टेक है. अब आप बताओ एट द सेम टाइम क्या अमेंडमेंट और अपील दोनों चीजें पॉसिबल हैं? तो आपको आंसर जो है, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. एज पर सेक्शन नंबर 420 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम within 2 years from the date of order with a view to rectify any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties. सो बेसिकली जो जनरल आपका सेक्शन नंबर 420 बोलता है वो ये बोलता है कि कोई भी अगर गलती है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में, तो जो भी पार्टीज जिनके नोटिस में ये आया है वो ट्रिब्यूनल को बोल सकती हैं 2 साल के अंदर अंदर जब से ऑर्डर पास हुआ है. लेकिन इस केस में तो स्टार्टिंग वाली लाइन ने ही बोल दिया कि अपील फाइल हो गई है 1 महीने के अंदर अंदर, तो कोई भी अमेंडमेंट आप पास नहीं कर सकते हो इफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड अंडर दिस एक्ट. देयरफॉर एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर इन ऑर्डर कैन नॉट बी मेड. अब ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो आपका यहाँ से केस स्टडी बना है कि या तो आप अमेंडमेंट कर लो या फिर आप अपील कर दो, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो. ये तो कोई बात हो गई, एक तरफ आप उसके सगे भी बन रहे हो कि भाई अमेंड कर दे, दूसरी तरफ आप अपील भी फाइल करो. सो आप एट द सेम टाइम दोनों चीजें नहीं कर सकते, या तो अमेंड करा लो
और या फिर आप अपील कर दो। और यहाँ पे जो अपील है ये इन्होंने 1 मंथ करा है, तो दैट मीन्स इन्होंने रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर करा है। इनके पास जो टाइम था वो 45 डेज का था और इन्होंने विद इन 1 मंथ कर दिया, तो ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो इस तरह से देखो एक एक पॉइंट से जो है आपका आंसर बनता है। बट आप जो भी रेफरेंस बुक कर रहे हो रेफर, सो मेक श्योर प्रोविजन तो डेफिनेटली सारे टीचर्स ने ठीक ही लिखा होगा, लेकिन आप ना ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं बस इसको और कर लेना, तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 खोलती हूँ। ये रहा। जो बिजनेस है एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इज नॉट बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स। नॉट बीन कंडक्टेड, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, बिजनेस जो है इट इज नॉट बीन कंडक्टेड एंड मैनेज बाय इट्स डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस। मतलब जो बिजनेस है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, दे हैव रेफर्ड द सेम टू द ट्रिब्यूनल ऑन 15th September विद द रिक्वेस्ट टू ट्रिब्यूनल टू इंक्वायर इनटू द केस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो फिर क्या हुआ, जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने बोला देखो यार, मतलब देखो, उन्होंने यार तो नहीं बोलेंगे, उन्होंने बोला ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप इसमें इंक्वायर करिए और एक्शन लीजिए डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल हैज़ आफ्टर मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी पास द ऑर्डर अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑन 16th March 2020। तो ट्रिब्यूनल ने क्या करा, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी के बाद में डायरेक्टर्स के खिलाफ क्या पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। कब करा उन्होंने, 16th March 2020। अब ये वाले जो क्वेश्चन है कहाँ से बना है, ये बना है आपका जो प्रोविजन था ना कि जो ट्रिब्यूनल है और एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको जितना एक्सपीडिशियसली काम हो सके उतना एक्सपीडिशियसली काम करना है। दैट मीन्स जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको वो काम करना है। तो उतने जल्दी में क्या टाइम लिमिट है, 3 मंथ्स है। और इन केस कोई डिले अगर हो रहा है, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है काम, तो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन 90 डेज का कॉन्डोनेशन दे सकता है। तो इस केस में क्या हुआ है, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास करा है वो करा है 16 मार्च को, ठीक है। लेकिन उनके पास में जो रिक्वेस्ट आ गई थी वो आ गई थी 15th September। सो इन दिस केस जो ट्रिब्यूनल था उसको 3 महीने के अंदर अंदर काम खत्म करना था, ठीक है। ट्रिब्यूनल कोर्ट के जैसा ही हो गया, ठीक है। बहुत ऑनरेबल पोस्ट होती है एक, मतलब ऑनरेबल फोरम होता है, ठीक है। तो इनको काम करना चाहिए था 3 महीने के अंदर अंदर। अब 15 सितंबर से 3 मंथ आप लगा लो कितने हो गए। सो सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर, राइट। तो वो तो आपके हो गए 3 महीने। उसके बाद में एक्सटेंशन भी अगर आप चलो फर्दर 90 डेज का कर रहे हो कॉन्डोनेशन के बाद में भी, तो भी आपको क्या करना होगा, तो भी आपको जो है मार्च तक काम कर देना था, 15th मार्च तक काम कर देना था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने जो पास करा है ऑर्डर वो करा है उन्होंने 16th मार्च को। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उसने काम ठीक से नहीं करा है, उन्होंने जो है अपना काम टाइम में नहीं करा है। Okay, so in the given case, the order pass is not valid as tribunal has to pass the order within 3 months from the date of application। और अगर 3 months में possible नहीं है तो फिर वैलिड रीजंस के साथ में एक्सटेंशन कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन। इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है बट आप अपने आंसर में लिख के आना कि प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन एक्सटेंड कर सकता है अप टू फर्दर 90 डेज। बट इस केस में तो 90 डेज को भी एक्सीड कर दिया, एक दिन भी देखो एक्सीड कर दिया तो ऑर्डर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जो एनसीएलटी है उसने एक ऑर्डर पास करा है अगेंस्ट अमामा लिमिटेड ऑन 30 मार्च 2020। तो अमामा लिमिटेड ने अपील फाइल करी है ऑन 1 अप्रैल 2020। तो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है 30 मार्च के 45 डेज के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए था, मतलब 45 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल हो जानी चाहिए थी एनसीएलटी के पास में, ठीक है। तो ये जो इन्होंने अपील फाइल करी है मामा लिमिटेड ने, इन्होंने करी है 1 अप्रैल को ऑन द ग्राउंड की जो एनसीएलटी है इट इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब इन्होंने अपील किस चीज़ की फाइल कर दी, इन्होंने अपील फाइल कर दी कि जो एनसीएलटी है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है प्रोविजंस के हिसाब से।
तो जो आपका सेक्शन नंबर 431 है ना, वो ये कहता है, देखो यहाँ पे ये लिखा है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल शेल बी क्वेश्चन और शैल बी इनवैलिड merely on the ground of the existence of any vacancy या फिर और मतलब या फिर डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल। दैट मीन्स कोई भी जना क्वेश्चन नहीं कर सकता है ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल की एग्जिस्टेंस को या फिर उनकी प्रोसीडिंग्स की वैलिडेशन को सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वहां पर जो है वैकेंसी है या फिर वो जो ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफेक्ट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप उसके खिलाफ इस सिर्फ इसी बेसिस पे कि वहां कोई वैकेंसी हो गई या डिफेक्ट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी वजह से आप कोई भी अपील वगैरह फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपनी को कोई राइट नहीं है कि वो कोई भी क्वेश्चन करे प्रोसीडिंग में ट्रिब्यूनल की सिर्फ इस बेसिस पे कि वहां कोई वैकेंसी हो गई या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट है। ठीक है, तो आपकी यही 3 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 करके कुछ है नहीं, फिर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है TYK में, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें एप्लीकेशन एक हुई थी ट्रिब्यूनल के पास में फ्रॉम वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बिफोर द ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल के आगे शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो उसका ऑर्डर 20 दिसंबर 2019 को हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर विद द कंसेंट ऑफ पार्टी होता तो अपील नहीं हो सकती थी। ठीक है, जो आपका सेक्शन नंबर 421 है वो सीधा सीधा ये बोलता है दैट नो अपील शेल लाई टू एपेलेट ट्रिब्यूनल इफ द ऑर्डर वाज मेड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें अपील हो सकती है क्योंकि यहाँ पे विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी ऑर्डर पास हुआ है 20 दिसंबर 2019 को। अब मिस्टर रामा जो है उन्होंने, वो एक पार्टी है प्रोसीडिंग की, इनकी फैमिली की जो कंडीशन है वो इतनी ठीक नहीं थी, तो ये जो थे इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाए थे जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो रहा था। फिर जब इनके जो सर्कमस्टांसिस थे वो ठीक हुए तो ये क्या हुआ, ये after few days due to the aggrieved by the order he filed an appeal before the appellate tribunal। जब ये ऑर्डर पास हुआ था तभी इतने ठीक नहीं थे, फिर जब इनकी फैमिली कंडीशन ठीक हुई वापस आए, इन्होंने देखा कि जो ऑर्डर है ये इसके खिलाफ इनको अपील फाइल करनी है, तो ये गए और इन्होंने 15 मार्च 2020 को अपील फाइल कर दी। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की डेट 20 दिसंबर, और इन्होंने अपील कब फाइल करी, इन्होंने अपील फाइल करी है 15 मार्च को, और इन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी मतलब सिचुएशंस ठीक नहीं थी तो इनको कॉन्डेनेशन मिलना चाहिए अप टू 45 डेज एक्स्ट्रा का, मतलब इन्हें टोटल 90 डेज मिलने चाहिए अपील फाइल करने के, 45 डेज प्लस 45 डेज, राइट। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पास करा है ऑर्डर 30 अप्रैल 2020 को। मिस्टर रामा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मतलब ये इन्होंने जैसे एनसीएलटी के खिलाफ 15 मार्च 2020 को करा, फिर उसके बाद में जब उसका ऑर्डर आ गया, अपील ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया 30 अप्रैल को, तो फिर से ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इन्होंने कहा मुझे आगे की अपील फाइल करनी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो इन्होंने वो वाली अपील फाइल करी 30 सितंबर 2020 को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर आपको ये समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ तीनों ही पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट। एनसीएलटी के ऑर्डर से अगर आप अग्रीव हो और आपको अपील फाइल करनी है तो आपको 45 डेज के अंडर करनी होगी, और इन केस आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन है, तो कॉन्डेनेशन ऑफ डिले आपको मिल सकता है फॉर 45 डेज एक्स्ट्रा। सिमिलरली अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है, सो दैट शुड बी फॉर 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, और अगर 60 डेज में भी आप नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपको फर्दर कॉन्डोनेशन मिल सकता है फर्दर 60 डेज का। ठीक है, अब इस केस में आइए देखते हैं कि इन्होंने जो दोनों ही अपील फाइल करी है वो क्या टाइम लिमिट में करी है या नहीं करी है। तो सेक्शन नंबर 423 जो बोलता है वो यही बोलता है जो मैंने आपको बताया अभी कि 60 डेज के अंदर अंदर ने करनी थी। अब इस केस में हुआ क्या है, मिस्टर रामा अग्रीव्ड है एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 सितंबर, बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 60 डेज या फर्दर एक्सटेंशन 60 डेज तक का ही कर सकता है। तो ये वाली जो अपील है 120 डेज के भी बाद में हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाली अपील तो इनकी एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो अपील है, इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड वाली अपील का पूछा है, इन्होंने फर्स्ट वाली अपील का नहीं पूछा है, इसलिए सीधा सीधा इसमें इन्होंने आंसर में यही दिया है कि जो फर्स्ट वाली अपील, जो सेकंड वाली अपील थी वो इनको 60 डेज के अंदर अंदर करनी चाहिए थी, पर इन्होंने 60 डेज तो छोड़ो 120 डेज को भी एक्सीड कर दिया, और इसलिए जो इनकी अपील है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो होना चाहिए था ये 120 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो
30 सितंबर को करा, सो दैट मीन्स ये गलत है, मतलब यहाँ 30 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी, 30 अप्रैल, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट। तो इनका इस तरह से 30 सितंबर तक, 30 अगस्त तक हो जाना चाहिए था काम, बट इन्होंने तो 120 डेज को एक्सीड कर दिया, तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने गलती कर दी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अपील जो है वो इनवैलिड हो गई, वो इन नॉट एडमिसिबल, मतलब वो अपील को मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो तीनों ही क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर द illustrations or questions that are given in your study material, and I hope that this video is helpful to you. Thank you.